उम्मीद है कि मेरे दोस्त काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज मान्यवर कांशीराम की जयंती है। यह एपिसोड उन्हीं को समर्पित है और उसी पे बातचीत करने के लिए अरविंद हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े हुए हैं। साथियों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक सूचना दे दूं कि कई दिनों से मैं छत्तीसगढ़ में था। सिरपुर में कार्यक्रम था, मैं मुख्य वक्ताओं में से भी एक था। कंधे पर ट्राइपॉड भी लेके घूम रहा था, मोबाइल से शूट भी कर रहा था, मुझे बोलना भी था। तो कई रूप में मैं एक साथ था। जो मेरे से बन पड़ा, जो मैं समझा, मैंने शूट की और आप तक वो वीडियो पहुंचाया। कुछ वीडियोस और हैं और आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मेरे साथ एक कैमरामैन होता तो कितने शानदार वीडियोस बनते वहां पे, बौद्ध विरासत की कितने विजुअल्स थे वहां पे, और बेहतर बन सकता था। इसलिए सिर्फ नमो बुद्धाय जय भीम कहने से काम नहीं चलेगा। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं इस मुहिम में, आगे आए, बात करें, अपना नंबर डालें, आपसे बात करेंगे और आपसे जो सहयोग होगा हम आपसे जरूर इस मुहिम में सहयोग लेंगे। बहरहाल, आप सबको कांशीराम जी की जयंती की बधाई। और आज अरविंद मेरे साथ पुनः है और वो अरविंद दलित पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, लंदन में पीएचडी कर रहे हैं, जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में, रविदास जयंती के एपिसोड में सारा परिचय दिया था। और शानदार लिखते हैं, मैं उनका लेख पढ़ता हूँ। और दलित पॉलिटिक्स पे एक्सपर्ट हैं, वोटर बिहेवियर पे वो काम कर रहे हैं और बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी इनकी पीएचडी पूरी हो और इनका शोध किताब के शक्ल में आए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आए। उस किताब पे हम चर्चा करेंगे। बहरहाल, अरविंद, आपका स्वागत है अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद रतन लाल जी। मैं शुरुआत में ही आपको कह दूं कि दलित पॉलिटिक्स पे नहीं एक्सपर्ट हूं मैं। वोटिंग बिहेवियर मेरी एक्सपर्टीज है, इनइक्वलिटी पर काम करता हूं और इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पर मेरा काम है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी मैंने लिखा है और मेरे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ाया जाता है। तो दलित पॉलिटिक्स मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, बेसिकली इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एक्सपर्टीज है, जिसको जानता हूं, जिसमें जो है दलित पॉलिटिक्स। कांशीराम जी पे भी कई लेख लिखे हैं आपने। हाँ, कांशीराम पे कई लेख लिखे हैं। हाँ, वो इस वजह से है क्योंकि जो है इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का मेरा एक जो है सब्जेक्ट एरिया रहा है, जिसमें जो है कांशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, टैगोर, महात्मा गांधी, ये सभी लोग हैं। तो सब पर बात की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर अच्छा, चलिए, तो क्षमा चाहता हूँ। आप पूरे आपके बृहद एक्सपर्टीज का मुझे बहुत आइडिया नहीं था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए, बात बढ़ाते हैं और सीधे अब काम की बात पे आते हैं। आज कांशीराम जी की जयंती है। उनका जो पूरा मूवमेंट है, आंदोलन है, किस नजरिए से आप देखते हैं, ये जरा मेरे दोस्तों को बताइए। एज ए सोशल साइंटिस्ट, एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनके पूरे मूवमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जो है कांशीराम को, जो कांशीराम और उनका मूवमेंट है, उसको एक बहुत ही व्यापक नजरिए से देखता हूं। और वो व्यापक नजरिए से इस वजह से देखे जाने की जरूरत है। बाकी भी जो लोग भी जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, अलग अलग दुनिया के देशों में डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, तो इसमें एक बड़ा जो है बड़ा क्वेश्चन आता है डेमोक्रेटिक स्टडीज में कि ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद ढेर सारे, मतलब 1945 के बाद दुनिया के बहुत ढेर सारे देश आजाद हो रहे थे। और वो देश, जितने भी देश आजाद हो रहे थे, उसमें हो ये रहा था कि 1970-80 तक, 80-90 तक आते आते उन देशों में डेमोक्रेसी खत्म हो जा रही थी। कहीं आर्मी टेक ओवर कर ले रही थी, कहीं जो है कोई धार्मिक संस्था जो है टेक ओवर कर ले रही थी। लेकिन जो है भारत एक ऐसा देश रहा, वहां पर जो है डेमोक्रेसी सस्टेन की और अभी तक सस्टेन कर रही। अब थोड़ा सा उसके वीकनिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं लगातार, हिंदू राइट विंग के इमरजेंस की वजह से। मैं कांशीराम को उस एंगल से देखता हूं कि वो एक ऐसे राजनेता थे जिनकी वजह से दरअसल इंडिया में डेमोक्रेसी बची रही। उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, उसमें होप और जो है उसमें विश्वास जगाया लोगों का कि इसके स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके आप जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और नॉन वायलेंस तरीके से
सरकार आप बना सकते हैं, सरकार में प्रतिनिधित्व पाके जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो अपनी स्थिति को सुधार सकता है। अगर आप देखें उसके काउंटर जो है, जो 1967 के आसपास आपको पता होगा कि भारत में 63 के बाद ही लगभग जो है भारत में सेंट्रल इंडिया में एक वायलेंट मूवमेंट शुरू हो गया था, जो नक्सलवाड़ी से शुरू होके माओइज्म के फॉर्म में पूरा एक रेड बेल्ट के तौर पर वो घेरता जा रहा था। वो तबका था जो एक्चुअली इंडिया में डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग से, या जो पावर स्ट्रक्चर था लोकतंत्र का, उसकी फंक्शनिंग से बहुत नाराज था, बहुत ही डिसइल्यूजन था। वो डिसइल्यूजन अगर कांसीराम जो है 1980 के दशक में पॉलिटिक्स में नहीं आते तो वो डिसइल्यूजन और भी जो मार्जिनलाइज तबके हैं उसमें बढ़ता जाता, उसमें फैलता। तो कांसीराम को मैं यहां से देखता हूं कि उनका जब इमरजेंस होता है तो वो डिसइल्यूजन है कि राजसत्ता या जो है सरकार, संविधान, इससे अपनी स्थिति को, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को आप जो मार्जिनलाइज तबका वो नहीं सही कर सकता है, वहां वो जो है वो होप जगाते हैं। और वो होप कितना पूरा होता है, कितना नहीं पूरा होता, ये अलग एक बात है, लेकिन होप उन्होंने पूरा जगाया। और इस वजह से ये मैं जब उनको देखता हूं तो कांसीराम मुझे जो है 1950 के बाद जो दुनिया में 3-4 जो नेता हैं उनके समकक्ष मुझे खड़े नजर आते हैं। उनमें पहला सबसे बड़ा नाम जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है, जिन्होंने ब्लैक्स की सिविल राइट्स के लिए लॉन्ग मार्च किया, अमेरिका में आंदोलन चलाया। इसके बाद दूसरा नाम, जो बड़ा नाम मेरे जहन में आता है, वो नेल्सन मंडेला का है, जिन्होंने अफ्रीका में जो है अपना आंदोलन चलाया। और इन लोगों का जो आंदोलन है वो अलग देशों में भी फैला, विचार भी फैलता है दूसरे देशों में। तो कांसीराम को मैं एक्चुअली इन जैसे बड़े राजनेताओं के, जो बड़े आजादी में 1950 के बाद या 20वीं सदी के आखिरी के 50 सालों में जो दुनिया में चंद बड़े नाम हुए, मैं वहां से उनको देखता हूं, मैं उसके बराबर उनको खड़ा हुआ देखता हूं। ये थोड़ा सा हमारे यहाँ की दिक्कत रही है कि जो हमारे यहाँ की एकेडमिया रही है जिसमें प्रोफेसर शामिल हैं और मीडिया, ये दोनों ही बहुत ही कड़ी जातिवादी रही है। और उसका जातिवाद जो था, इसकी वजह से इन्होंने अपने यहाँ किसी आदमी को अपफ्रंट वर्ल्ड लेवल पे रखा नहीं, उसके काम के बारे में बताया नहीं। जबकि आज की डेट में आप देखिए कि पाकिस्तान की एक लड़की मलाला यूसुफजई, जो लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए काम करती है, उसके साथ कुछ बुरा होता है, उसे जो है नोबेल प्राइज मिलता है, उसके वर्क को दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन कांसीराम जो मिलियंस ऑफ मिलियन मार्जिनलाइज पीपुल के लिए काम करती है, उनके लिए जो है किसी ने, चूंकि बाहर की दुनिया में लिखा नहीं तो बाहर के लोग जान नहीं पाए। भारत रत्न के लिए भी नॉमिनेट नहीं हुए अभी। हाँ, भारत रत्न के लिए भी नहीं नॉमिनेट हुए, जबकि उनका जो मार्जिनलाइज सेक्शन की लाइफ को इंप्रूवमेंट करने का जो योगदान है वो मतलब किसी मींस अनपैरेलल है वो। तो ये एक आपके माध्यम से आज ये सवाल उठाया जाए कि कांशीराम को भारत रत्न क्यों नहीं? हाँ, जाहिर सी बात है कि मतलब छोटा-छोटा काम करने वाले, किसी ने एक गांव को, नानाजी देशमुख जैसे लोगों ने 1-2 गांव को सही किया तो उनको भारत रत्न दे दिया गया, ठीक है, एक जिले में काम किया था। और कांसीराम जिन्होंने पूरे उत्तर भारत की राजनीति का ग्रामर बदल दिया, उनको जो है नहीं इन लोगों ने कंसीडर किया। मुझे लगता था कि मतलब इंडिया में तो वो समझ में आता है, लेकिन तो अगर वर्ल्ड लेवल पे इंडियन एकेडमिया ने उनको ठीक से पोजीशन किया होता तो उन पर जो है काफी कुछ, उनको मुझे लगता है कि वो उनका वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन हुआ होता। अच्छा अरविंद, ये बताइए, आपने बड़ी बातें कही हैं और मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, थोड़ा बहुत आधुनिक पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करता हूँ, आप ज्यादा करते हैं। अंबेडकर नामा मैं चला रहा हूँ और आप देखते भी होंगे कभी कभी मैं अंबेडकर को पढ़ रहा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंबेडकर की पॉलिटिक्स और कांशीराम की पॉलिटिक्स, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, वो पॉइंट ऑफ डिपार्चर कहाँ पे है, कैसे देखते हैं? देखिए, अंबेडकर की पॉलिटिक्स जो है, मींस मोटे तौर पर अगर देखें तो अंबेडकर की पॉलिटिक्स जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की पॉलिटिक्स थी, जो है वो बार बार एक जगह उनका स्लोगन है कि जो है आवर्स इज
struggle for not for power or wealth, ours is struggle for the reclamation of personality, freedom and human dignity. वो उनका एक क्लासिकल में स्टेटमेंट है. सो वो आइडिया उनका है कि जो है हमें लोगों को इस थ्रू मीन्स लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई लड़ना है. कांसीराम एक्चुअली उस आइडिया को पकड़ते हैं कि जो है हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना है. दूसरी चीज जो कांसीराम पकड़ते हैं अंबेडकर से वो ये है कि आपको खुद अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है. वो एक जगह जो है कांसीराम का जो राइटिंग्स एंड स्पीचेज है जो उनके ऑप्रेस्ड इंडियन में संपादकीय लेख हैं उसमें एक जगह उन्होंने लिखा हुआ है. तो वो है कि 1956 में जब बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म में स्वीकार किए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम अपने आप को उठाएंगे तो पूरी दुनिया को उठाएंगे, मानवता को उठाएंगे और पूरी दुनिया को इस प्रकार उठाएंगे. तो वो कांसीराम जब वो उसके 25 साल बाद दोबारा से नागपुर में लोगों बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी इकट्ठे हुए थे तो उन लोगों ने डिक्लेयर किया, कहा कि जो है हम खुद नहीं उठ सकते हैं, सरकार हमको उठाए, नहीं तो हमारी स्थिति खराब ही रहेगी. तो उसको यहाँ से वो जो है कांसीराम उसको पकड़ते हैं और उसको कहते हैं कि अंबेडकर ने ये कहा कि आपको खुद उठना है, खुद से कोशिश करना है, आपको जो है सरकार से किसी के सामने जो है गिड़गिड़ाना नहीं है कि आप उठाइए नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सो अंबेडकर को कांसीराम को मैं यहाँ से देखता हूँ कि वो जो है वो इस जगह से अपने आप को उठाते हैं. एक जो थोड़ा सा नॉर्मेटिव जिसको कहते हैं कि फिलोसॉफिकल डिफरेंस जो कांसीराम और अंबेडकर के आइडिया में है कि अंबेडकर जो है माइनॉरिटी राइट्स की लैंग्वेज यूज करते थे. जो पॉलिटिकल फिलोसफी में वो हर जगह उनमें देखेंगे कि उन्होंने हमेशा कहा तो वो उनका जो फ्रेमवर्क है आर्गुमेंट का बार्गेनिंग का वो माइनॉरिटी राइट्स का फ्रेमवर्क. कांसीराम में वो फ्रेमवर्क नहीं है. वो जो है माइनॉरिटी उसको पूरा छोड़ देते हैं. वो एक जो है मेजॉरिटी का आइडिया लेके आते हैं कि हम बहुजन हैं, 85% हैं. तो वो माइनॉरिटी है वो यहाँ उनका बड़ा डिपार्चर होता है कांसीराम का. लोग ये कहते हैं कि जो है बहुत लोगों ने कहा कि मीन्स कांसीराम ने अंबेडकरवाद नहीं बल्कि कांसीरामवाद को आगे बढ़ाया. ये जो है उस दौर में कुछ लोगों ने कांसीराम को क्रिटिक किया था. लेकिन तो मैंने एक प्रिंट पे मीन्स अंबेडकरवाद को नई बुलंदियों तक ले गए मान्यवर कांसीराम. तो मैंने उस बात को क्लियरली को डिस्कस किया हुआ है कि कैसे जो है किन किन पॉइंट्स को अंबेडकर कांसीराम ने उठाया और उसको जो है वो अंबेडकर के जो आइडियाज हैं उसको वो आगे ले जाते हैं. थोड़ा सा केवल कांसीराम में डिफरेंस ये है कि जब वो अंबेडकर के आइडियाज को ले जाते हैं तो मीन्स कभी कभी चेंज कर देते हैं. वो कहते हैं जो है उद्देश्य की पवित्रता होनी चाहिए. तो उद्देश्य की पवित्रता की बात उन्होंने कहा मीन्स जो है आपका गड़बड़ भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, फाइनल टारगेट पवित्र होना चाहिए. तो ये जो है ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ये बहुत इस चीज का बहुत रिलेवेंस है कि अभी रिसेंटली मैं थोड़ा सा डाइवर्जन के तौर पर बताता हूँ कि यहाँ जब इलेक्शन हुए ब्रिटेन में 2019 में तो लेबर पार्टी की बहुत बुरी हार हुई. ऐसा जो है हिस्टोरिक हार हुई उसकी. सो बहुत लंबे समय तक कंजर्वेटिव यहाँ शासन किए थे और उनके शासन को जिस लीडर ने उखाड़ा था वो टोनी ब्लेयर थे. सो टोनी ब्लेयर को बीबीसी ने इंटरव्यू लिया और पूछा कि जो है लेबर्स को क्या करना चाहिए. तो उन्होंने एक वर्ड में कहा कि एक्चुअली आपको जो है जो करना है उसको दिमाग में रखिए, उसको पब्लिक में बोलिए मत कि हम ये करेंगे. पब्लिक को इलेक्टोरल, खासकर जब आप डेमोक्रेसी में है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है तो बहुत ढेर सारी बातें कही नहीं जाती हैं पब्लिक में. उसको जो है आपको अंदर रखना होता और स्ट्रेटजी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए. तो कांसीराम के साथ ये चीज था कि जो है वो उद्देश्य की पवित्रता की बात करते थे. उनका कहना था कि हमें जो है लोगों का एम्पावरमेंट करना है और लोगों के एम्पावरमेंट के लिए हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं. नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और जो मैं पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ
कि उद्देश्य के साथ-साथ मुझे लगता है मीन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कांशीराम होते, तो उन्हें शायद लगता है कि जो मीन्स उन्होंने अख्तियार किया था बीजेपी के साथ अलायंस करके कि हम पावर लेंगे, और आज कंधे पे बैठकर बीजेपी गई और आज पूरा नेस्तनाबूत है, पूरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। तो इसको आप कैसे, आज क्या कांशीराम होते तो अफ़सोस करते कि हमने जो बीजेपी से समझौता किया था? नहीं, ऐसा है कि देखिए जो बीजेपी आई, उसके जो है दूसरे रीज़न है, उसके ऑर्गेनाइज़ेशनल रीज़न है ज़्यादा जो है। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो उससे बीएसपी से अलायंस कर लिए तो उसको उससे राइट मिल गया और वो आ गई, वो बड़ा रीज़न नहीं है। बड़ा हुँ, रीज़न जो देखता हूँ कि वो पार्टी का की जो लीडरशिप है, और मीन्स आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि 1981 में बनी पार्टी 2020 तक आते-आते 10-12 अध्यक्ष बदल चुकी है। जो उसका हुँ, जो एकदम। मत मीन्स इन सारी चीज़ों को देखा जाना चाहिए। मीन्स बहुत आसानी एकदम, से आप एकदम। रिसीव नहीं कर एग्री, सकते हैं। एग्री। सोनिया गांधी 1997 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी और जो है अभी तक वो अध्यक्ष बनी हुई ही है। मीन्स एकदम बिल्कुल डिसाइड कर लिया है उन लोगों ने कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इनहेरेंटली डिसाइड कर लिया कि बिना कहे हुए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं गुण होगा तो हम बनाएंगे उसको राजा। सो वो चीज जो है जो बीजेपी का राइज है उसको वहां से नहीं एक्चुअली देखा जाना चाहिए कि वो कोई अलायंस कर ले रहा है दूसरा पार्टी, इस वजह से उसको लेजिटिमेसी मिल जा रही है। मैं उस आर्गुमेंट में सहमत नहीं रहता हूं। मेरे लिए ये है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप मीन्स अगर बीजेपी से अलायंस करने से बीजेपी सक्सेस हो गई थी तो कांग्रेस से भी तो अलायंस किया था, लेफ्ट से भी तो अलायंस किया था, अकाली से भी अलायंस किया था, समाजवादियों के साथ भी तो अलायंस किया था। तो वो क्यों नहीं सक्सेस हो जाते अगर यही मेन आपने मोटिव। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे आपने सवाल उठाए, कांग्रेस का एग्ज़ाम्पल दिया। कांग्रेस का केवल एग्जाम्पल इस वजह से देता हूं क्योंकि जो है कांग्रेस पुरानी पार्टी, सबसे पहली पार्टी है देश की। जो कुछ भी इंडियन डेमोक्रेसी ने सीखा वो कांग्रेस से सीखा, तो अच्छाई भी सीखा, अच्छाई और बुराई जो कुछ भी सीखा वो कांग्रेस से लोगों ने सीखा हुआ है। तो इस वजह से जब मुझे एग्जाम्पल देना होता तो मैं कांग्रेस का एग्जाम्पल देता हूँ। तो उससे उससे जितनी गड़बड़ बातें हैं, अन्य पार्टियों ने भी सीख लिया, सब अपने घर की पार्टी बना लिया। उससे जो है सबने उसी तरीके से पॉलिटिक्स किया। अच्छा, ये एक बात बताइए, 1-2 सवाल और छोटे-छोटे लूँगा अरविंद। कांशीराम जी पंजाब के रहने वाले थे। हम्म, महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने काम किया, महाराष्ट्र में उन्होंने आरपीआई के साथ भी काम किया हम्म, और वहाँ का पूरा उनका एक्सपीरियंस था। वो पंजाब में सक्सेसफुल नहीं हुए, महाराष्ट्र में नहीं हुए। हम्म। क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश में सफल हुए? हाँ, देखिए इस पर जो है जो अभी मैं जब उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर गहरे से मीन्स डेटा एनालिसिस वगैरह से देख रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में सफल होने के उनके कुछ रीजन थे। इसको आप देखेंगे कि बिहार में उस तरह नहीं हो जाता है। बिहार मतलब एक चीज कोई कह सकता है कि बिहार में वो क्यों नहीं सफल हुए, उत्तर प्रदेश में ही क्यों सफल हुए। तो उत्तर में हम अगर लार्जली ये समझें कि उत्तर भारत में वो सफल हुए, दक्षिण भारत में नहीं सफल हुए। पंजाब, अगर पंजाब का आप उदाहरण लेते हैं तो पंजाब में वो इस वजह से नहीं सफल हुए। पंजाब एक इंडियन पॉलिटिक्स का एब्रेशन है, मीन्स एक्सेप्शन स्टेट उसको हुँ, माना हुँ, जाता है। हुँ, वो इस वजह से क्योंकि जो है बहुत ही लंबे समय से वहां खालिस्तान का संघर्ष रहा था। तो हुँ, हुँ, खालिस्तानी संघर्ष की वजह से वो स्टेट बहुत डिस्टर्ब रहा जब तक हुँ, वो हुँ, एक्टिविज्म करते रहे, और इतना डिस्टर्ब रहा कि बड़ी संख्या में लोगों का वहां पलायन हुआ और ये ढेर सारी चीजें हुई। तो जिस जो राज्य में ये सारी चीजें होंगी वहां जो है कोई मार्जिनलाइज सेक्शन की पॉलिटिकल पार्टी का जब का सफल होना डिफिकल्ट होता है, या किसी भी खास तरीके की पॉलिटिक्स का सफल होना डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब राज्य ही अपने आप में एक डिस्टर्ब राज्य है तो ये संभव नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में जो है खासकर उत्तर प्रदेश में, तो ये इसमें उनके सफल होने का एक बड़ा रीजन ये था कि 2-3 फैक्टर्स उसमें उनको कंट्रीब्यूट किए। एक ये फैक्टर था कि उत्तर भारत में कॉन्ट्ररी टू कुछ लोग ये कहते हैं कि उत्तर भारत में कोई पहले कोई आंदोलन ही नहीं था, जो कि हुँ, 100% एक गलत बात है। अगर हुँ। किसी आंदोलन के बारे में लिखा नहीं गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तर भारत में कोई आंदोलन नहीं आंदोलन। हुआ। हुँ, हुँ, उत्तर भारत में इसके इमरजेंस के पहले 1960 के आसपास जो है जो हुँ,
जो जिन मार्जिनलाइज जातियों की माननीय कांसीराम ने राजनीति किया, सबको पता है कि आज़ादी के बाद वो जमींदारी प्रथा होने की वजह से बेगारी करती थी, बेगारी में इन्वॉल्व जातियां थी। इसके बाद जजमानी सिस्टम होने की वजह से ढेर सारे और गंदे काम वगैरह जिसमें गांवदारी वगैरह ये सब उनका काम था। तो जातियां एक्चुअली जो ये मार्जिनलाइज तबका था दलितों और अति पिछड़े समाज का, ये तबका एक तरीके से गुलाम था। हम लोग कहते हैं कि गुलामी भारत में नहीं रही है, लेकिन ये गलत बात है। उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रही है, लेकिन रही है इंडिया में। ये जो है आजादी के 30 साल तक 20 साल तक जो है लगभग 10 साल तक तो ये गुलामी रहा। जब जमींदारी खत्म हुई तो उसके खिलाफ एक पहला जो है 1960 के आसपास लोगों ने बॉटम अप से मोबिलाइजेशन करना शुरू किया। लोग उसके अगेंस्ट जाना शुरू किए, अगेंस्ट खड़ा होना शुरू किए। और 1970 तक आते आते जमींदारी 70-75 तक आते आते ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसमें कि आपका बेगारी सिस्टम खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद आता है, जब पहले राउंड बेगारी खत्म होती, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड दूसरा तरीके का मूवमेंट शुरू होता। वो होता है कि कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जिसको गांवदारी कहते हैं, कहीं कहीं कुछ और नाम से शुरू किया जाता है। तो वो मूवमेंट जो है आते आते 1985 के आसपास जो है अपना फुल फॉर्म में कल्टीवेट होता है। कहीं कहीं कुछ गांवों में वो 1995 तक आता है, 95-2000 तक आता है कि कुछ गांव में लोअर कास्ट को ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन अपर कास्ट के घर पे जाके काम करना, ये सब जो है 95-96 तक रहा। सो जैसे जैसे जो है लोग बॉटम से नीचे से सोसाइटी में आजाद होना शुरू हुए, वैसे वैसे ही कांसीराम को या जो मार्जिनलाइज सेक्शन की पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स संभव होना शुरू हुई। बिहार में वो पॉलिटिक्स को के स्पेस को लालू प्रसाद यादव ने कैप्चर कर लिया या सोशलिस्ट कैप्चर कर लिया। तो पॉलिटिक्स तो कोई एक ही कैप्चर करेगा, चाहे सोशलिस्ट करेंगे, चाहे जो है कोई दूसरी सेपरेट पार्टी करेगी। तो यूपी में एक चीज ये हुआ। एक दूसरी चीज ये होता है कि किसी भी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को सफल होने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को सफल होने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है कि खासकर इंडिया जैसे समाज में कि इलीट का मोबिलाइज होना। तो सबसे पहले कोई पार्टी अगर जो है इलीट को मोबिलाइज कर ले जाती है, तो ये इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि बाकी लोग, चूंकि लोग देखा देखी यहाँ काम करता है, तो अगर जो है देखेंगे शादी विवाह से लेकर हर चीज देखा देखी लोग करता है। तो वैसे ही होता है कि आप एक बार जब इलीट मोबिलाइज होता है तो बाकी मास भी फॉलो करते हुए चली आती है। उत्तर भारत में एक चीज ये था कि ये जो है एक जो जाटो और चमार पॉपुलेशन है, इसमें थोड़ा सा एक इलीट का सेक्शन भी तैयार हो गया था, या और भी जो शेड्यूल कास्ट जातियां हैं, पासी हैं और कोरी हैं, इन सब में एक इलीट सेक्शन तैयार हो गया था। और वो इलीट सेक्शन, हालांकि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स उसको बहुत ही नकारती है, लेकिन तो वो इलीट सेक्शन तैयार हुआ था बाबू जगजीवन राम की वजह से। और तो अगर आप उत्तर भारत में पुराने लोगों में टहल के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो जिन मंत्रालयों में जगजीवन राम जो है मिनिस्टर थे, उन्हीं मंत्रालयों में रिजर्वेशन ज्यादा फुलफिल होता था उस समय। ये मतलब मोटा मोटा वो जब रेल मंत्री थे, ढेर सारे लोगों को रेलवे में नौकरी मिल गई, और डिफेंस मिनिस्टर बने 1971 में तो ढेर कुछ लोग आर्मी वगैरह में भी चले गए। वो जैसे कभी एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे फॉर्मली, तो आप देखेंगे कि कभी नहीं लोग हो पाए, प्रोफेसर नहीं हो पाए या एकेडमिया में नहीं घुस पाए उन दिनों। तो ये उनका एक बड़ा योगदान था, और उससे जो इलीट तबका तैयार हुआ था। और कांसीराम उस समय पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं जब जगजीवन राम खत्म होते हैं, मतलब वो जो है अपने उम्र के आखिरी, स्पेस खाली है, मतलब जब एक लीडर अपने अस्त की तरफ जा रहा है, तब जो है दूसरा वहां से शुरुआत कर रहा है, तो वो वाला मोबिलाइजेशन वहां हो जाता है। ये बार बार इसकी झलक जो है खुद कांसीराम के एडिटोरियल में भी दिखाई देती है, कि वो कहते हैं कि जो है बाबू जगजीवन राम अब जो है अब वो मीन्स अब अपने वो आखिरी समय में हैं, और ये सारी कुछ चीजें जो है वो लिखते हैं कि अब वो उनका पॉलिटिक्स में योगदान में उतना रिलेवेंस नहीं रहा जो होना चाहिए। तो एक चीज ये होता है। दूसरी चीज ये है कि
जगजीवन राम ने जब 1978 में कांग्रेस पार्टी से वो अलग होकर जनता पार्टी में आए, फिर जब जनता पार्टी टूटी तो 80 के आसपास उन्होंने कुछ कुछ जो है इलेक्शन कुछ लोगों को लड़वाना शुरू कर दिया, और उनकी पार्टी से कुछ लोग अच्छा परफॉर्म भी किए थे जो लोकल लेवल पे। तो उसमें से जब 85 में उनकी डेथ हो जाती है, 85 के आसपास जो है, तो जो उनकी पार्टी वाले जो कार्यकर्ता थे वो भी जो है कांसीराम के साथ आके जुड़ जाते थे। उसमें एक दो एमएलए, जिसमें आजमगढ़ से रमाकांत यादव जो है, जो बीएसपी के पहले एमएलए हुए, 18-19 एमएलए जो चुने गए थे उनमें रमाकांत यादव वो पहले बाबू जगजीवन राम की पार्टी से एमएलए थे, और भी लोग ऐसे थे जो है बड़ी लीडरशिप की क्रॉप जो है कांसीराम को वहां से मिली। एक जो इलेक्शन लड़ी थी, इलेक्शन लड़ने के बाद पावरफुल होता है, नाम लोग जानते होते हैं, बहुत चीजें होती। दूसरा एक जो उसी समय डेवलपमेंट हो रहा था, वो डेवलपमेंट ये हो रहा था कि चौधरी चरण सिंह ने इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे पहली बार जो है अपोजिशन को मोबिलाइज करना शुरू किया था, मींस पोस्ट इंडिपेंडेंस, और जिसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था। सो वैसे तो उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया था उसको अजगर कहते थे, अहिर जाट गुर्जर राजपूत, लेकिन तो उत्तर भारत में खासकर जैसे ही आप जो है लखनऊ के उस पार जाएंगे तो वहां आपको जाट और ना जाट मिलेंगे ना गुर्जर मिलेंगे, तो ये कास्ट है नहीं वहां। तो वहां जो है जो चरण सिंह की पार्टी में मोबिलाइजेशन था वो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट थी। सो निषाद और राजभर वगैरह कुछ कुछ इस तरह की जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां थी, उनको चरण सिंह ने पहली बार एक्चुअली में लीडरशिप दिया था। तो वो जो है वो भी, जब चरण सिंह भी उसी समय अपने अंतिम समय में जा रहे थे 50 के बाद, जो 80 के बाद। सो ये जो लॉट था, दो तरीके का जो मतलब क्रॉप था लीडरशिप का, वो क्रॉप उनको मिला उत्तर भारत में। और तीसरी जो चीज थी कि इलीट जो खड़ा हुआ था सिविल सर्विसेज नौकरी वगैरह में था, उसको उन्होंने पहले ही मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इलीट को ही मोबिलाइज किया। देखिए, पहले उन्होंने बाम सेफ बनाया, बाकी पार्टी बाद में बनाया। अभी लोग क्या करते हैं कि पहले पार्टी बनाते हैं, फिर जो है कहते हैं कि अच्छा अब आप जाइए, अब हम जो है एक विंग बनाएंगे पार्टी में इंटेलेक्चुअल्स की। वो काम नहीं किए, उन्होंने पहले इलीट को कन्विंस किया। जो कन्विंस हुए, बाकी जो नहीं कन्विंस हुए उनको उन्होंने स्टूजेज डिक्लेयर कर दिया कि जो है ये ऐसे ही। सो उससे जो है मतलब स्टूजेज डिक्लेयर करके उन्होंने उनका रिलेवेंस खत्म कर दिया बेसिकली, कि जो है उनके सम्मान को खत्म कर दिया, सोसाइटी में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म कर दी। और इससे जो ये तीन जो है बड़े चीजें हैं, वो उनको बहुत बड़ा योगदान की। एक चीज और भी जो जिसमें ये कंसीडर किया जाना चाहिए था, वो है कि आजादी 70-80 के बाद जो है एक बड़ा योगदान इसमें इसका भी आता है कि ग्रेजुअली जो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, उसमें फेयरनेस बढ़ी। 70 के खासकर 80 के बाद जो है फेयरनेस बढ़ना शुरू हुई। पैरामिलिट्री अवेयरनेस से जुड़ा, अवेयरनेस की वजह से और भी बहुत चीजें हुई कि पैरामिलिट्री लगना शुरू हुई, ये सारी चीजें भी होना शुरू हुई। तो उससे क्या हुआ कि लोग निकल के वोट देना शुरू कर दिए। नहीं तो पहले था कि जो कांग्रेस का मॉडल था, कांग्रेस बेसिकली जगह जगह जमींदारों की पार्टी हुआ करती थी। जमींदार उसके कैंडिडेट होते थे, वो कह देते थे कि जाके बोल देते थे कि हाँ वोट हमको ही देने आना है, तो हमें ही देना, तो वो जाके सारे लोग वोट उन्हीं को दे देते थे। वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना शुरू हुआ कि मीन्स पैरामिलिट्री लगना शुरू हुई, बूथ कैप्चरिंग बंद हुई, या ये जो इंडियन पॉलिटिक्स में ये सारे हथकंडे थे वो खत्म होना शुरू हुए। तो वो और बाकी जो है ये जो मैंने आपको 3-4 चीजें और बताई, ये 90 तक आते आते ये एक्चुअली में कल्टीवेट हो जाता है। आपने 3 महत्वपूर्ण नाम लिए, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, कांशीराम। तीनों में से किसी को भारत रत्न नहीं मिला। चलिए, एनीवेज छोटा सा सवाल एक दो और अरविंद, स्ट्रेट संक्षेप में बताइएगा कि 2 अप्रैल भारत बंद होता है, 5 मार्च भारत बंद होता है, देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से पानी के लिए एक मुस्लिम बच्चे को पीटा गया है, दलितों पे जो हमले हो रहे हैं और जो अबाध निजीकरण हो रहा है,
मतलब जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं सब निजीकरण की ओर जा रहा है। इस वक्त अगर कांशीराम होते तो क्या करते? आपकी इतिहास दृष्टि क्या कहती? इतिहास का ट्विटर पे रहते, ट्विटर पे रहते, फेसबुक पे रहते, इंस्टाग्राम पे रहते कि कहाँ रहते? ये बताइए। मुझे लगता है कि वो हर जगह रहते। ठीक है, हर जगह रहते हैं। हर जगह रहते कि वो जो है वो उस दौर में भी जिस तरह उनका एक्टिविज्म था, मीन्स वो जेल में भी थे, वो जो है लोगों के साथ साइकिल भी चला रहे थे, वो हुँ, लोगों के साथ बैठ के खाना भी खा रहे थे, और हुँ, जो उस समय उनके समय का मीडिया था, हुँ, उनके समय का भी मीडिया आप अगर देखें तो उस मीडिया में भी जो है दूसरी भी मीडिया में भी उन्होंने एंगेज किया, और साथ में अपना ऑटोनॉमस भी मीडिया खड़ा किया कि जो हुँ, है अपना ढेर सारे अखबार निकाले, ऑपरेशन इंडियन निकाला, फिर जो है बहुजन संगठक निकाला, ये सारा काम किए। तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह रहते कि आप केवल ट्विटर से ट्वीट कर दे रहे हैं तो वही माना जाएगा। आप जो है अगर ग्रास रूट पे चले गए तो कह दिए कि हाँ अब हम ग्रास रूट पे ही रहेंगे, हम ट्विटर से नहीं करेंगे कि वो तो जो है इलीट लोगों का काम है। सो ये इस तरह का काम वो कतई नहीं करते। मीन्स इस तरह का काम उन्होंने नहीं किया अपनी लाइफ में। जितने एवेन्यूज थे उन सारे एवेन्यूज को यूज किया अपने समय में। इस वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या कैसे। अभी अभी अगर होते तो हमारे साथ, जब हम लोग कई आंदोलन में होते हैं, मुझे लगता है कि आंदोलन में सड़क पे होते वो। ऑफ कोर्स मीन्स आंदोलन में सड़क पर वो रहे, कितनी बार उन्होंने पार्लियामेंट को का घेराव किया, और खुद वो शराबों की भट्टी जो है दलित बस्तियों के पास ना हो, स्कूलों के पास शराब की भट्टी ना हो, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और वैसे आंदोलन में हमारे एक जानने वाले हैं, चाचा जी लगते हैं, रामलोचन जी हैं, वो उनके साथ जेल गए। 2-3 महीना वो जेल में रह के आए, क्योंकि उस समय संसाधन कम होते थे। तो ये मीन्स जब इन सबको पकड़ के पुलिस ने जेल में बंद कर दिया, सो बाद में बाहर वाले लोगों ने किसी तरीके से पैसा मैनेज करके पहले मीन्स कांसीराम जी को निकाला, फिर वो आए तो बाकी का पैसा वैसा मैनेज करके बाकी सबकी बेल करवाए। तो उस चक्कर में जो वो हमारे जानने वाले चाचा जी हैं रामलोचन जी, वो 1 महीना 1.5 महीना और जेल में रह गए। तो इस अच्छा, तरीके से मीन्स लोगों के बहुत ढेर सारे आजकल एक्सपीरियंस। नेता लोग जेल जाने से डरता है, आंदोलन आजकल नहीं करता। जेल जाने से डरता नहीं। तो वो उनमें ये चीज नहीं था कि जो है ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मीन्स ये कॉन्सेप्ट था कि नहीं हम लोगों के साथ में बॉटम पे नहीं स्ट्रगल करेंगे, या फिर जो है हम केवल घर में बैठेंगे ट्विटर फेसबुक से करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जहां जरूरत है, जितने एवेन्यूज है, हर जगह आपको प्रेजेंट रहना है। आखिरी सवाल अरविंद, क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए? कांशीराम के पूरे जीवन और आंदोलन को देखें तो कौन सी बेहतरीन बात है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक राजनेता को कांशीराम से सीखना चाहिए, और कौन ऐसी बातें हैं जिनको इग्नोर करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि मीन्स किसी चीज को लेकर, मीन्स सामाजिक आंदोलन को लेकर, लोगों की स्थिति को लेकर जिस तरह का कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को लोगों को उनसे सीखना चाहिए। लेकिन तो जो मैं एक चीज कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ कि जब मैं आजकल बीएसपी के डिक्लाइन को देख रहा हूँ कि कैसे बीएसपी डिक्लाइन हुई, तो उसमें जो एक बड़ी चीज मुझे नजर आती है कि आंदोलन को आप एक स्तर तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन तो मीन्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में हुँ, डेमोक्रेसी लाना चाहिए था। जो हुँ, शायद अगर वो डेमोक्रेसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाए होते तो हुँ, आ, उससे जो उनके बाद जो स्थिति खराब हुई वो स्थिति खराब नहीं होती। एक मैकेनिज्म अगर वो डेवलप किए होते जिसमें कि एक्चुअली मैकेनिज्म डेवलप करने में होता क्या है कि हम खुद ही शिकार हो सकते हैं उसके। हुँ, कीजिए कि हमने ऑर्गेनाइजेशन पर खड़ा किया, ऑर्गेनाइजेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया, कुछ समय बाद हमारे साथी कहे कि नहीं आप नहीं ठीक से चला रहे हैं, आप हटिए, आपको वोट देके बाहर कर दिए। तो वो डेमोक्रेटिक डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए हर व्यक्ति को। वो वाला पक्ष जो है उनका कमजोर रहा, और ये पक्ष कमजोर रहा, बल्कि मैं इसको ये कहूंगा कि ये मैंने एक और आर्टिकल लिखा है जिसमें ये बताया है कि मायावती और कांसीराम के कार्य करने के तरीके में अंतर क्या था।
तो उसमें मैंने कांसीराम जो है एक्चुअली में आर्मी बैकग्राउंड से आते थे, वो डीआरडीओ में नौकरी करते थे और इस वजह से उनकी आर्मी जैसी ट्रेनिंग थी, तो वो उनकी वैकेबुलरी में भी दिखाई देता था कि वो कहते थे कि कांसी बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी थे उनको कहते थे अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट, ठीक, तो लेफ्टिनेंट आर्मी की टर्मिनोलॉजी है। ऐसे और भी के टर्म है, ऑर्गेनाइजेशन में खुफिया विभाग बनाना, पूरी जो जो उनकी पॉलिटिक्स की जो मिशन है कि डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि अन्याय मुक्त क्षेत्र डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे आर्मी करती है कि जब किसी भी एरिया पर अटैक करती है तो सबसे पहले टारगेट पॉइंट फाइंड आउट कर लेती कि ये एरिया हमको कब्जा कर लेना पहले, फिर जो है उसके अपने आप को बाकी एरिया को स्प्रेड करना। तो बिल्कुल एकदम मतलब टिपिकल वैसे ही उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। शायद एक रीजन से और भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो माओ को पढ़े हुए थे। अच्छा। और हाँ, उनके ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, उनकी राइटिंग में है ये सब कि माओ को साइड करते हैं। अगर माओ को तो कोई ऐसे साइड नहीं करेगा ना कि जो पढ़ा ना हो, उन्होंने, हाँ, तो आप जानते हैं कि माओ जो ने खुद ही जो है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वगैरह बनाया था चाइना में, और वहाँ के फ्यूडलिज्म के खिलाफ, कम्युनिस्ट आंदोलन के खिलाफ। वो प्रोबेबली जो है वो जब वो आर्मी में ट्रेंड हुए होंगे, ट्रेनिंग दी गई होगी आर्मी में, क्योंकि आर्मी में जो भी अधिकारी होता सबको ट्रेनिंग दी जाती है, नॉर्मल ट्रेनिंग सभी को दी जाती है। बंदूक चलाना वहां सबको आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर को बंदूक चलाना ना आए, तो इंजीनियर सबको वो मिनिमम ट्रेनिंग सबको होती। तो वो जो है जो स्ट्रेटजी ट्रेनिंग थी वो वहां से उनको मिली हुई थी, उनको वहां से मुझे दिखाई देती है। वो जो है जो बीएसपी थी उसको वैसे ही उन्होंने चलाया, मीन्स आर्मी जैसा ही चलाया। और आर्मी में होता क्या है कि एक बार एक आदमी जाता है, फिर दूसरा आदमी उसको टेक ओवर कर लेता है, फिर वो वैसे ही चलाता है। लेकिन याद रखिए आर्मी तो एक मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चीज जब पॉलिटिकल पार्टी पर रेप्लिकेट होती है, पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी जैसा चलेगी ना, पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी के चलाने के अपने कुछ कुछ डिफरेंट रूल रेगुलेशंस होते हैं। अगर उनको फॉलो नहीं किया गया तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिक पाती है, फ्रेगमेंट होती है और टूट टूट के बिखर जाती है, आप वो नहीं कर सकते। लार्जली जो कहा जाता है कि मीन्स पार्टी को, इंटरेस्ट ग्रुप को, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप को, सोशल ग्रुप को एकमोडेट करना होता है और सबको लीड करने का मौका देना होता है कि एक ग्रुप करेगा, फिर जो है अगर आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आप हटेंगे और दूसरा ग्रुप आएगा। ये चीज थोड़ा सा उनमें जो है ये यही चीज कमी थी। और वो मैं कमी बल्कि क्या देखूं, एक चीज और भी कभी कभी लगता है मुझको कि जिस दौर में उन्होंने अपना अपना जो है मूवमेंट शुरू किया था वो दौर इंदिरा गांधी का दौर था। तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि इंदिराइज्म, पार्टी को कैसे जो है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मसल कर देना है और सबको एकदम कंट्रोल करके रखना है, सुप्रीमो होना है। वो जो है इंदिराइज्म से भी आ सकता है, ये संभव है। और कुछ कुछ उसका इम्प्लीकेशन एक्चुअली वहां से भी आ सकता है। ये देखिए आप दूसरे जो इंदिरा गांधी के समय में पॉलिटिक्स शुरू करने वाले थे, बाला साहब ठाकरे, उन्होंने भी बिल्कुल उसी मॉडल पे बिगिन किया था। तो इंदिरा गांधी मर भले गई लेकिन उनका जो छाप थी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की वो रही इंडिया में। और यही प्रॉब्लम रही है कि उनकी पॉलिटिक्स की, या ये जो कहिए ये उनकी वीकनेस रही है उनकी पॉलिटिक्स, जो बाद में बहुत अपफ्रंट होके आ गई। और अपफ्रंट होके ऐसे आ गई कि अब जो है मतलब जैसे बहुजन समाज पार्टी है, तो मैं बहुजन समाज पार्टी को वो मार्जिनलाइज सेक्शन की पार्टी, किसी एक व्यक्ति की मेहनत से बनी हुई पार्टी मैं नहीं मानता हूँ उसको। मैं इस तरीके से मानता हूँ क्योंकि उसमें जो है सबका वो एक धरोहर टाइप की है मेरे लिए, क्योंकि उसमें सबका पैसा खर्च हुआ है, सबका खर्च हुआ है, और सबका जो है सबने उसके लिए बेइज्जती सहा है कि लोग उसको वोट देने जाते थे तो कोई आदमी जो है लोग गाली देते थे पब्लिकली उसके कार्यकर्ताओं को, तो ये सारी चीज रही। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैकेनिज्म, इनबिल्ट मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि जब उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो कुछ दूसरा ग्रुप उसको टेक ओवर कर ले, ये बिल्कुल नहीं है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है। तो ये मैं वहां यहाँ से दिक्कत देखता हूँ। और कांसीराम चीज से लोगों को, जब लोग सीखते हैं या कोशिश करते हैं, तो आप देखिए बहुत ढेर सारे लोगों ने कोशिश किया हाल फिलहाल में, मीन्स
एन नंबर आप उनके ही साथ काम किए, तमाम लोगों ने, सबने पार्टी बनाया और जो है सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं सफल हो रहे हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्यों नहीं सफल हो रहे हैं। तो मैं इसके पीछे दो कारण देखता हूं कि क्यों लोग नहीं सफल हो रहे हैं। एक तो कारण ये देखता हूं कि जो है मीन्स ऑर्गेनाइजेशनली लोग डेमोक्रेटिक नहीं है, स्पेस नहीं देना चाहते हैं, और जो है मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, मीन्स बामसेफ के एक धड़े का चीफ है, वो डॉक्टर की भी मीटिंग की अध्यक्षता करता है, वो जो है इंजीनियर की भी मीटिंग की अध्यक्षता करता है, वो नर्सों की मीटिंग की अध्यक्षता करता। मतलब वो एक प्रोफेसर थे रामनाथ, वो कहते थे कि आईएएस ऑफिसरों को कहते थे कि ये वो आलू है जो हर सब्जी के साथ खाया जाता है। तो ये आलू बनने की लोगों की कोशिश है लीडर्स की, वो भी वहां से मतलब इन्फ्लुएंस से दिखाई देती है। मुझे लगता है उससे किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए कांसीराम को। ये चीज कांसीराम में जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी थी या स्ट्रिक्ट टेंडेंसी थी, वो टेंडेंसी उनकी आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से थी, रेदर देन जो है वो उससे मतलब मैं जिस तरीके से ट्रेंड होऊंगा, वो ट्रेनिंग मेरे अंदर की क्वालिटी को खत्म नहीं कर सकता है। तो ये उनका कंपल्सन था कि वो वैसे ही रन करते, क्योंकि उन्होंने उसको सीखा हुआ था। आपकी जो बाकी लोग हैं वो उनकी ट्रेनिंग आर्मी की नहीं है, तो वो भाई क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, वो इसी वजह से क्यों कर रहे हैं, क्यों कॉपी करना आपको। सिंपल है। और देखिए खुद कांसीराम के साथ एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अंबेडकर के बाद वो सबसे बड़े दलित पॉलिटिक्स या बहुजनों की पॉलिटिक्स, सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स में सबसे बड़े फिगर रहे। उन्होंने देखिए कभी कांसीराम अंबेडकर को कॉपी नहीं किया। उनके जितने भी फोटो, आप लंदन की भी फोटो उनकी है, कहीं भी आप मुझे दिखा दीजिए कि वो कोट पैंट टाई पहन के खड़े हों। तो वो एक ऐसे आदमी की जो शर्ट की बटन खुला छोड़ के और आधा कॉलर जो है टाइट करके, कि मिस नॉर्मल जो मिस नॉर्मल लोग जो लगे वो उस तरह आपको दिखना है कि मिस वो आइडिया को पकड़ने वाले व्यक्ति थे, स्टाइल को पकड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे कि आइडिया को पकड़ना है। यहाँ जो है ये उल्टा हो रहा है कि लोग जो है स्टाइल को पकड़ रहे हैं और जो है आइडिया को तिलांजलि दे रहे हैं। चलते हाँ, एक चीज मैं इसमें और भी जोड़ देना चाहता हूं कि एक और भी जो नॉन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मुझे दिखाई देता है कि कांसीराम के बाद जो है पॉलिटिक्स में हो रहा है, कि अभी मुझे लगता है कि जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जो समाज है, उसमें एक सेंस इस तरह डेवलप हो रहा है कि जिसको कहा जाता है कि सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसे इथनिसाइजेशन कहा जाता है, कि इथनिसाइजेशन है जिसमें कास्ट और कम्युनिटीज अपने आप को एक ऑटोनॉमस के तौर पर, ऑटोनॉमस एंटिटी के तौर पर देखती है। और जब वो ऑटोनॉमस एंटिटी के तौर पर देखती है तो वो ये देखती है कि उसका कोई एक नेता होगा, कोई एक नेता एक्चुअली जो जिसको वो नेता इमेजिन करती है, उसको एक नेता क्या राजा के तौर पर इमेजिन करती है, राजा या रानी के तौर पर इमेजिन करती है। सो वहां से मीन्स वो जो राजा रानी के तौर पर जब वो इमेजिन करती है, तो उसके बाद उनके बेटे फिर ऐसे 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 चलना शुरू हो जाता है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि जिस वजह से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में अभी समस्याएं आ रही हैं या वो संक्रमण काल से गुजर रही है। शुक्रिया अरविंद। और चलते चलते एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मैं अरविंद की नकल करूंगा तो मैं बहुत खराब अरविंद बनूंगा, और अरविंद अगर मेरी नकल करेगा तो बहुत खराब रतनलाल बनेगा। मैं चुनाव भी लड़ा था, चुनाव जीन्स और शर्ट पहन के मैंने कैंपेन किया विधानसभा चुनाव में, मैंने सफेद कुर्ता पजामा नहीं पहने थे। तो इसीलिए मौलिकता रखनी चाहिए। शुक्रिया साथियों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। यह था आज कांशीराम जयंती विशेष डॉक्टर अरविंद के साथ चर्चा। लंदन यूनिवर्सिटी में अभी रिसर्च कर रहे हैं और खूब लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, मैं पढ़ता भी हूं उनको। अरविंद, फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया अम्बेडकरनामा में आने के लिए। और साथियों, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई साथी कोई मदद करना चाहते तो अपना नंबर जरूर डालिए। शुक्रिया अरविंद, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात।